राधे राधे दर्शकों। महेंद्र जी को कटघरे में बुलाया गया। महेंद्र जी के बेटे निखिल के वकील ने सवाल किया, तो बताइए महेंद्र जी, आपने अपने बेटे के ऊपर केस किया है कि आपकी पत्नी यानी निखिल की मां का कत्ल निखिल ने किया है। बात उन दिनों की है दर्शकों, जब महेंद्र जी एक छोटे से गांव में एक स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। महेंद्र जी के परिवार में उनके माता पिता और उनकी पत्नी और उनका एक बेटा निखिल था। महेंद्र जी अपनी गृहस्थी का भार उसी स्कूल की तनख्वाह से चलाया करते थे। धीरे धीरे निखिल बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। इधर महेंद्र जी के माता पिता वृद्ध होने लगे। महेंद्र जी की सारी तनख्वाह, घर के खर्च, अपने माता पिता के दवाइयों और बेटे के पढ़ाई में खर्च हुआ करता था। महेंद्र जी उस समय की कमाई कुछ जुटा नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे निखिल बड़ा होता गया और उसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इधर महेंद्र जी के माता पिता दुनिया छोड़कर जा चुके थे। निखिल ने कहा, पापा जी, मुझे अब दिल्ली जाकर पढ़ना है। वहाँ हमारे रिश्तेदार के कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। महेंद्र जी ने कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें वहीं आगे की पढ़ाई शुरू करवा देता हूँ। निखिल दिल्ली पढ़ाई करने चला जाता है। निखिल को वकील बनना था, तो वहीं पर वो वकालत की पढ़ाई शुरू कर देता है। महेंद्र जी ने कुछ पैसे बचाकर तो रखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया ब्याज पर और बेटे की पढ़ाई पर दे दिया। महेंद्र जी भी अब धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे। वो अपनी नौकरी से रिटायर हो गए और उन्हें अब सिर्फ उनके पेंशन का ही सहारा रह गया था। निखिल पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ा वकील बन गया। दिल्ली में उसके नाम चर्चे होने लगे। माना जाता है कि उस टाइम पर वो सबसे बड़ा वकील था दिल्ली का। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वो अपने पिताजी को बताता है, पापा जी, आप लोग यहीं आ जाइए, मुझे यहीं शादी करना है, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ उसके माता पिता गांव आना पसंद नहीं करते। महेंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं और वहीं दिल्ली में ही अपने बेटे की शादी कर देते हैं। महेंद्र जी वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक पाते, अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। निखिल वहीं बस जाता है। धीरे धीरे निखिल पैसे कमाने लगता है। दिल्ली में उसकी बड़ी जान पहचान हो जाती है। इधर महेंद्र जी जो पेंशन पाते हैं उसी से बेटे के पढ़ाई में लिए हुए कर्ज के पैसे भी भरते हैं और अपने घर का खर्च भी चलाते हैं। 10,000 की पेंशन में 5,000 तो EMI किस्त ही चला जाता था। 5,000 बचता था तो महीने के शुरू हफ्ते में ही जितने लोगों को सब्जी वाले के, दूध वाले का, दवाई वाले का जो कर्ज रहता था, तो 2-3 हज़ार रुपये उसमें ही चला जाता था। बचता था 2,000-1,500। उसमें महेंद्र जी किस तरह से घर का खर्च चलाएं। कुछ 10 दिन 15 दिन तो यूं ही कट जाते थे। फिर वही शुरू हो जाती थी सब्जी उधारी, दूध उधारी। किसी तरह से महेंद्र जी का जीवन कट रहा था। एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हो गई। महेंद्र जी ने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम पैसे बचाने के चक्कर में खांसती घर पर पड़ी रहती हो, चलो तो तुमको दिखा कर लाता हूँ। तभी महेंद्र जी के पत्नी ने कहा, अरे ठीक हो जाऊंगी, ये तो बस उम्र की बीमारी है, कभी खांसी कभी घुटनों में दर्द तो लगा ही रहता है, हॉस्पिटल में ले जाकर क्यों पैसा खर्च करोगे। फिर भी महेंद्र जी ना माने, अपनी पत्नी को लेकर वहीं पास के क्लिनिक में दिखाने ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें कहा कि देखिए महेंद्र जी, आप इन्हें लाने में देर कर दिए हैं, इन्हें अब किसी बड़ी हॉस्पिटल में दिखाइए। इनकी खांसी काफ़ी टाइम से आ रही है, इन्हें अब चेकअप ज़्यादा करवाना पड़ेगा। महेंद्र जी ने कहा, ठीक है, कल ही इसे हम बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। दूसरे दिन महेंद्र जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर कहते हैं, निखिल, तुम्हारे माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, हो सके तो तुम कुछ पैसे मुझे भेज दो।
और बहुत ही जल्दी भेजना। निखिल ने कहा, पापा जी मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा कोर्ट में दूसरे काम में व्यस्त हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। महेंद्र जी अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। उन्हें जल्दी से पत्नी को दिखाने भी लेके जाना था, लेकिन कैसे? उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। दूसरे दिन भी बेटे का फ़ोन ना आया। फिर दिल्ली में ही जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने तीसरे दिन फ़ोन किया। अरे महेंद्र जी, कल आपके बेटे ने पार्टी दिया था, लेकिन आप पार्टी में आए नहीं। महेंद्र जी ने कहा, कैसी पार्टी? क्यों, आपको नहीं पता? कल आपके बेटे का और बहू का मैरिज एनिवर्सरी था। उसने बहुत बड़े होटल में पार्टी दिया था, हम सब गए थे ना, लेकिन आप कहीं नहीं आए। महेंद्र जी बात बनाते हुए बोलने लगे, अरे वो हाँ हाँ याद आया, निखिल ने फ़ोन तो किया था कि पापा जी मम्मी को लेकर आ जाना, लेकिन क्या है ना कि थोड़ी सी मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सफ़र में उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो तो मैं लेकर नहीं गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से आशीर्वाद देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तभी महेंद्र जी की पत्नी ने कहा, अरे आप किससे झूठ बोल रहे हो? कहाँ आपके बेटे ने फ़ोन किया था कि आ जाओ? तभी महेंद्र जी ने कहा, फ़ोन तो नहीं किया था, लेकिन दूसरों के सामने अपने घर की इज्जत उछालना ठीक भी तो नहीं लगता। हो सकता है किसी और काम की वजह से भूल गया हो, या कि उसे शर्म आती हो हम बुड्ढों को बुलाने में वहाँ। फिर कुछ ही टाइम के बाद उनकी मोबाइल में उनके व्हाट्सएप पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आए। उन्होंने चालू करके देखा तो उनके मोबाइल में पार्टी की बहुत सारी फ़ोटो आ गई थी, जिसमें दिख रहा था कि पार्टी बहुत ही शानदार थी। बहुत बड़े बड़े वकील, मजिस्ट्रेट सबको बुलाया था। किसी बड़े होटल में पार्टी थी। बहू के माता पिता भी उन लोगों के साथ में थे। बहुत सारी खाने की चीज़ें दिखाई दे रही थी। बहुत बड़ा केक दिख रहा था फ़ोटो में। ये सारी चीज़ें महेंद्र जी अपनी पत्नी को दिखाए। देखो, इस तरह से तुम्हारे लाडले ने पार्टी मनाई और तुम्हें बताया भी नहीं। महेंद्र जी की पत्नी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, देखो हमारे बच्चे हैं और हम लोगों ने भी तो उन्हें बधाई नहीं दी, हम लोग कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, 6 जून था कल, याद आया, 6 जून को ही तो मेरे बेटे की शादी हुई थी और हम लोग इस दिन को भूल गए। 1 साल हो गया मेरे बेटे की शादी को। इस तरह से कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। महेंद्र जी ने देखा कि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और ये दुखी हो जाएगी तो कहीं और न बीमार हो जाए। इसीलिए उन्होंने बात टालते हुए अपनी पत्नी को कहा, अच्छा ठीक है जाने दो, नहीं बुलाया केक खाने में तो क्या हुआ, चलो हम लोग अपने ही घर से कुछ बनाकर खाते हैं। महेंद्र जी की बातें सुनकर उनकी पत्नी थोड़ा मुस्कुराई, फिर खांसने लगी। खांसते खांसते उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उनकी खांसी रुक ही नहीं रही थी। महेंद्र जी उन्हें झटपट बड़ी हॉस्पिटल के लिए लेकर चल दिए। संयोगवश उन्हें एक ऑटो मिली और वो लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गए। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करना शुरू कर दिया। बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन महेंद्र जी के मोबाइल की बैटरी ज़रूर ख़त्म हो गई। महेंद्र जी अब हॉस्पिटल लेकर पहुंच चुके थे। डॉक्टर से हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप जल्दी से जल्दी मेरी पत्नी की दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, पहले आपको पैसे जमा करने होंगे। आपके पास तो डॉक्टर को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो फिर हम आपकी पत्नी का इलाज कैसे शुरू करें? महेंद्र जी ने कहा, देखिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हमारा बेटा दिल्ली में बहुत बड़ा नामी वकील है, वो जितने भी पैसे होगा सब पैसा चुका देगा। फिलहाल अभी हमारे बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी मोबाइल बंद हो चुकी है। तभी वहाँ के डॉक्टर ने कहा, किसी और का नंबर होगा, आप उस नंबर पर बात करें। तभी महेंद्र जी ने कहा, हाँ डायरी में मेरे बहू का भी नंबर है। उन्होंने अपनी जेब से डायरी निकाल कर दी
और बहू का नंबर वहीं से लगवाने लगे। बहू ने फ़ोन उठाया। महेंद्र जी ने कहा, बहू मेरी बात सुनो, देखो मैं बहुत परेशान हूँ, हॉस्पिटल आया हूँ, तुम इतना। जहाँ उन्होंने कहा तो उधर से बहू ने फ़ोन कट कर दिया। फिर वो बार बार अपनी बहू के नंबर में ही फ़ोन लगाते रहे। नहीं होगा तो भी करीब 10 बार, पूरी की पूरी 10 बार बेल जाकर बंद हो गई। लेकिन फिर दोबारा उनकी बहू ने फ़ोन नहीं उठाया। महेंद्र जी परेशान हो गए। वहाँ के डॉक्टर भी कहने लगे, देखिए ना तो आपका बेटा फ़ोन उठाया और ना ही आपकी बहू। बहू ने तो फ़ोन उठाकर भी कट कर दिया। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लोग आपके पत्नी के दवाइयों का खर्च देंगे? देखिए यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता। देखिए अंकल जी, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपनी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए, देर मत कीजिए, वहाँ आपकी पत्नी का फ्री में इलाज हो जाएगा। इधर निखिल ने जब देखा कि उसकी मोबाइल पे 15 मिस कॉल थे, वो कोर्ट में था। कोर्ट में जाने से पहले उसने अपनी मोबाइल को साइलेंट में कर दिया था। वो जब घर आया तभी उसने पूछा अपनी पत्नी से, अरे मीना, आज पिताजी का मेरी मोबाइल में 15-15 मिस कॉल आया, तुम्हारे पास भी फ़ोन आया था क्या? तभी मीना ने कहा, हाँ मेरे पास भी आया था फ़ोन, लेकिन मैंने उठाया। बाबूजी वही अपनी पुरानी परेशानी लेकर बैठ गए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ये है वो है। मैंने फ़ोन कट कर दिया। अरे तुमने फ़ोन क्यों कट कर दिया? आखिर दिखाओ तो। देखा, उसमें भी 10 मिस कॉल थे। कुछ न कुछ तो बात रही होगी ना, तभी इतना पापा जी फ़ोन किए। बताओ, तुमने उनकी पूरी बात सुनी क्यों नहीं? इतना कहकर निखिल अपने पापा को फ़ोन लगाने लगा। पहले तो उसने मोबाइल में लगाया, फिर वो घर के नंबर में भी फ़ोन करने लगा, लेकिन निखिल का फ़ोन कहीं भी ना लगा, दोनों जगह बिजी बता रहा था। निखिल बोला अपनी पत्नी से कि चलो हम लोग घर चलते हैं, पता नहीं घर में क्या हुआ होगा, इतना फ़ोन लगाने के बाद पापा हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लेकिन उन निखिल की पत्नी मीना ने कहा, तुमको जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी उस गांव में, कैसी धूल और मिट्टी, मैं परेशान हो जाती हूँ। निखिल ने कहा, कोई बात नहीं। निखिल वहाँ से जब गांव आया तो उसने देखा कि पिताजी घर पर बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके ही पड़ोस के 1-2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही देखा, देखिए आपका तो ये रिसीवर ही फ़ोन का इधर अलग से पड़ा हुआ है, इसीलिए तो फ़ोन बिजी बता रहा था और मैं कब से फ़ोन लगाए जा रहा था, और आपकी मोबाइल में मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ा हुआ है, कैसे बात हो? महेंद्र जी ने कहा, अब बात करके क्या करोगे बेटा? तुम्हारी जब ज़रूरत थी तब तो तुमने फ़ोन उठाया नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल ने कहा, क्या हुआ पापा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ ज़रा बाहर आओ तो। महेंद्र जी ने कहा, अब तुम्हारी माँ कभी बाहर नहीं आएगी। निखिल ने कहा, क्या हुआ, क्यों माँ बाहर नहीं आएगी? माँ भी नाराज़ है क्या? महेंद्र जी ने कहा, माँ हम सबसे नाराज़ होकर जा चुकी है, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। निखिल ने इतना सुना तो वहीं पर उसने सिर पकड़ के बैठ गया। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब कब हुआ? महेंद्र जी ने कहा, 2 दिन पहले, जब मैं तुम्हें लगातार फ़ोन लगाए जा रहा था, उस समय पर मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ को लेकर एडमिट था, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने दवाई करने से मना कर दिया। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना था, तुम्हारी माँ के फेफड़े में पानी आया था, तुरंत ऑपरेशन करना था। मेरे पास पैसे तो था नहीं, तुमने फ़ोन उठाया नहीं। बहू ने फ़ोन उठाया लेकिन तुरंत ही कट कर दिया, मेरी पूरी बात सुनी नहीं। भला मैं क्या करता? सरकारी हॉस्पिटल ले जाने लगा, तभी रास्ते में ही तुम्हारी माँ की मौत हो गई। बेटा, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल अब किसी को देखना नहीं चाहता। पिताजी की इस तरह से बेरुखी बातें सुनकर निखिल वहाँ से तुरंत चला आया। उसके मन में भी आत्मग्लानि थी कि आखिर मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मेरी माँ पैसों के लिए इस दुनिया से चल बसी,
वो घर आकर अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बताओ। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, पिताजी तुमको फ़ोन लगाए थे, तो तुमने उनकी पूरी बात सुनी क्यों नहीं। निखिल की पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता, जब देखो तुम्हारे पापा जी का फ़ोन आता तो एक ही बात करते हैं कि मैं परेशान हूँ परेशान हूँ। मुझे लगा आज भी ऐसे ही कोई परेशानी सुना रहे होंगे, मुझे नहीं पता। और देखो, तुम मुझे दोष देना बंद करो, तुम्हारा परिवार तुम जानो। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। निखिल एक तरफ अपना दुख लेके चला गया। निखिल की पत्नी वहीं पर अपने नाखून को क्लीन करते हुए बैठी थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। उसने देखा कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, एक पुलिस का आदमी। निखिल की पत्नी ने कहा, क्या हुआ? देखिए, कोई पुलिस आए हैं। निखिल भी बाहर आया। तभी निखिल के हाथ में एक नोटिस पकड़ा दी गई। निखिल ने तुरंत उस नोटिस को खोलकर पढ़ा। उसको पढ़ते ही उसकी सांस फूलने लगी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने पत्नी ने कहा, ऐसा क्या पढ़ लिया इसमें जो तुम्हारी हालत खराब हो रही है। उसने उस नोटिस को अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। पत्नी ने पढ़ते ही कहा, देख लिया अपने माता पिता का प्यार। तुम्हारे माता पिता तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करते थे। देखो आज नतीजा सामने ही है। तभी निखिल ने कहा, मेरे पापा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मुझे माँ की मौत का जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर मेरी वजह से माँ की मौत कैसे हुई है? आपने मुझे माँ का कातिल क्यों ठहरा दिया? और आप इस बात को लेकर मुझे कोर्ट तक घसीट रहे हैं। उधर से पिताजी ने कहा, बेटा, अब मेरी और तुम्हारी बात तो अदालत में ही होगी। 4 दिन के बाद दोनों बाप बेटे अदालत में खड़े थे। निखिल का वकील पूछ रहा था, तो बताइए महेंद्र जी, आपने अपने बेटे के ऊपर केस फाइल किया है कि आपकी पत्नी की मौत आपके बेटे की वजह से हुई है। तभी कटघरे में खड़े हुए महेंद्र जी ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मेरा बेटा निखिल ही है। यदि उसने मेरी पत्नी की दवाइयों का खर्च उठाया होता, हम बूढ़े माता पिता को उसने पैसा दिया होता, तो मेरी पत्नी की मौत आज नहीं होती। मेरे पास 2 गवाह भी हैं। पहले मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गया। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को बड़ी हॉस्पिटल ले जाओ। तब फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने भी वही बात बताई। इसके बाद बड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी बुलाया गया, जिन्होंने कहा था कि आप अपनी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने भी बताया कि हाँ, बात सही है, ये अपनी पत्नी को लेकर मेरे हॉस्पिटल में 4-5 घंटे तक पड़े थे। इनकी पत्नी काफ़ी बेहोशी की हालत में लग रही थी, लेकिन इनके पास पैसे नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इनकी पत्नी को एडमिट नहीं किया। इन्होंने बताया भी कि मेरा बेटा बहुत पैसे वाला है, और इन्होंने बहुत फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर निखिल के वकील ने कहा, तो महेंद्र जी, आप चाहते क्या हैं? आपने केस अपने बेटे के ऊपर क्यों किया है? महेंद्र जी ने कहा, मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे बेटे से, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। यदि मैं इसे नहीं पढ़ाता तो ये आज इतना बड़ा वकील इतना पैसे कैसे कमाता। मुझे वो पैसे चाहिए। और जब ये छोटा था तो इसके दिल में एक छोटा सा सुराग था, जिसकी दवाइयों में हमने कम से कम 5 लाख रुपए खर्च किए। इसकी पढ़ाई के लिए मैंने बैंक से लोन लिए। इन सब चीज़ों का पैसे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इस तरह से महेंद्र जी अपनी अदालत के सामने बातें रखकर रुआसे से हो गए। तभी जज साहब ने उस दिन की कार्यवाही को वहीं रोकते हुए अगली डेट लगा दी। अगली डेट आने से पहले ही निखिल अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। अरे पिताजी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर पिताजी केस जीत गए तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए तो नहीं है, हम कैसे देंगे? तभी निखिल की पत्नी ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अपने पिताजी को बुलाती हूँ। मेरे पिताजी की भी दिल्ली में कम पहचान नहीं है, मैं उनसे बात करती हूँ। वो कुछ न कुछ तो आइडिया ज़रूर निकालेंगे।
निखिल की पत्नी अपने पिताजी से बातें की। उधर से उनके पिताजी ने उन्हें कुछ तो आइडिया बताया, जिसे सुनकर निखिल भी खुश हो गया। और निखिल की पत्नी ने कहा, अब सबक मिलेगा तुम्हारे पिताजी को। फिर जब उस तारीख पर सब अदालत में इकट्ठा हुए तो फिर से निखिल के वकील ने निखिल के पिताजी को कटघरे में बुलाते हुए कहा, तो आप बताइए महेंद्र जी, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और हमने ये सुना है निखिल आपको हर महीने 20,000 रुपये भेजा करता था, जिसमें से 5,000 रुपये आप बैंक का किस्त दिया करते थे, 15,000 बाकी खर्च के लिए और 10,000 रुपये आपको आपकी पेंशन मिला करती थी। तो फिर आपको पैसे की कमी कैसे पड़ सकती है? और घर में रहने वाले आप 2 पति पत्नी ही हैं। महेंद्र जी रुआ से गले में बोलने लगे, वकील इतना भी झूठ मत बोलो कि मेरा बेटा पैसा भेजता था। आज उसने अगर पैसा भेजा ही होता तो मेरी पत्नी मेरे साथ होती। महेंद्र जी अपने कुर्ते की जेब में से अपनी डायरी निकालकर अपने वकील को दिखाते हुए कहने लगे, ये जज साहब को दिखाइए, इसमें देखिए, इसमें सब्जी वाले का, फल वाले का, दूध वाले का हर महीने का उधारी का बिल पड़ा हुआ है। आप लोगों को यदि यकीन ना हो तो हम उन्हें भी यहाँ पर बुला लेते हैं। देखिए, हमारा पैसा तो महीने के पहले हफ्ते में ही खर्च हो जाता था, फिर हम बाकी का उधारी ही चलाया करते थे और वो जैसे मिलता था वैसे चला जाता। महेंद्र जी के वकील ने हाथ में डायरी लेते हुए कहा, जज साहब, महेंद्र जी को तो ये पता नहीं था कि उनसे आज अदालत में क्या सवाल किया जाएगा कि वो डायरी में अपना हिसाब लिखकर आए। ये सवाल तो अचानक से उनसे पूछा गया, इसीलिए उनके डायरी में लिखे हुए ये हिसाब बिल्कुल सही है। जज साहब को भी महेंद्र जी की बातें और उनकी डायरी में लिखे हुए हिसाब सही पड़ा। उधर निखिल के पास भी कोई सबूत नहीं था कि वो अपने पिताजी को पैसे भेजा करता था, इसीलिए महेंद्र जी अदालत में जीत जाते हैं। उन्हें जज साहब पैसे देने के लिए बोल देते हैं। समय बीतता गया। आज फिर से 6 जून था। निखिल और उसकी पत्नी की शादी का सालगिरह। उन्हें सुबह सुबह ही फ़ोन आता है, हेलो बेटा, शादी मुबारक हो। निखिल सामने से आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, अरे ये तो माँ की आवाज़ है। माँ, तुम जिंदा हो? हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। निखिल की इस तरह से आवाज़ सुनकर निखिल की पत्नी भी दौड़कर आती है। निखिल से पूछती है, तुम्हारी माँ जिंदा है? फिर तुम्हारे बाप ने हमसे झूठ बोलकर पैसे क्यों ले लिए? तुम्हारे पिता इतना गिरे हुए इंसान हैं कि अपनी पत्नी की मौत की खबर देकर हमसे पैसे ऐंठ लिए। आज तक हमने ऐसे बाप माँ कहीं नहीं देखा। निखिल की पत्नी गुस्से से भड़कते हुए बोली, मैं तुम्हारे बाप को अदालत तक खींच कर ले जाऊंगी। देख लेना कितनी बड़ी हमारी बदनामी हुई है। हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में, हमारी सहेलियों में, सोशल मीडिया में, हर जगह हमारा नाम खराब हुआ है। हमें सब लोग यही समझते हैं कि हम लोगों ने अपने सास ससुर को पैसे नहीं दिए, सास की दवाइयों का खर्च नहीं उठाया, जिसकी वजह से सास मर गई। और उधर तुम्हारी माँ जिंदा बैठी है। अब मैं उन्हें अदालत तक खींच कर ले जाऊंगी। इतना कहकर निखिल की पत्नी ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाने चली गई। सारी बात बताकर वो अपने पिताजी को लेकर ही दूसरे दिन अदालत पहुंच गई। वहां पर उसने केस को रीओपन किया। फिर महेंद्र जी को भी बुलाया गया। वहां पर फिर वकील खड़ा हुआ और वकील ने कहना शुरू किया कि महेंद्र जी, आपके ऊपर हमदर्दी देते हुए अदालत ने आपकी उम्र और हमदर्दी को देखकर आपको आपके बेटे से पैसे दिला दिया। फिर आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपको शर्म नहीं आती? देश और समाज को आप क्या सीख दे रहे हैं? महेंद्र जी कटघरे पर आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने के पीछे कुछ और भी वजह है। जब मैं अपनी पत्नी को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल से निकला तो मेरी पत्नी ने बोलना चालना बंद कर दिया था। मैं बहुत घबरा गया था। फिर मैंने अपने एक छात्र को फ़ोन किया, जिसे मैं पढ़ाई में पूरा खर्च दिया था।
उसने मेरा फ़ोन सुनकर, मेरी मुसीबत को सुनकर तुरंत वहाँ आ गया। वो हमेशा से मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कभी मदद नहीं ली। फिर मुझे उस समय पर उसी की याद आई और वो मेरी पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटल में वापस लेकर आया और उसकी दवाइयों के पैसे भरे और उसका ऑपरेशन हुआ। फिर उसकी दवाइयों के बाद वो उसे अपने साथ लेकर गया, जहाँ उसके परिवार वालों ने मेरी पत्नी की देख रेख की और मैं अकेला घर में आ गया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे को सबक सिखाऊं। अगर आज मैं उस लड़के को फ़ोन नहीं लगाता, वो मेरी मदद नहीं किया होता, तब तो मेरे बेटे के द्वारा न दिए जाने पर पैसे, मेरी पत्नी तो इस दुनिया से चली ही गई थी। मुझे आखिरकार हॉस्पिटल से निकाल ही दिया गया था बिना पैसे। तो फिर निखिल दोषी हुआ कि नहीं? ये सब मैंने निखिल को सबक सिखाने के लिए किया और मैंने निखिल से जो भी पैसा लिया उनमें से आज मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि मैंने और भी पैसा लगा दिया। मैंने अपना घर और ज़मीन भी बेच दिया। निखिल की पत्नी ने गुस्से से कहा, वकील साहब पूछिए, इतना पैसा कहाँ खर्च हो गया? 1 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ खर्च कर दिया? इनकी पत्नी की दवाइयाँ तो हो चुकी थी। तभी महेंद्र जी ने कहना शुरू किया कि मैंने जो 1 करोड़ रुपए लिए थे उसी से मैंने एक वृद्धा आश्रम बनवा दिया। पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने अपना घर और ज़मीन भी बेचकर उसी में लगा दिया। मैंने ये सोचकर बनाया कि मेरे ही निखिल और निखिल की पत्नी जैसे ना जाने कितने बेटे बहू अपने वृद्ध माता पिता को सहारा देने से मना कर देते हैं। फिर वो कहाँ जाएं बेचारे। मैंने उन्हीं के लिए आश्रम बनवाया और आज मेरे वृद्धा आश्रम में कई वृद्ध महिला और पुरुष सुखी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। मैंने अपने स्वार्थ के लिए एक भी पैसे नहीं लिया जज साहब। हाँ, मुझसे गलती तो ज़रूर हुई है कि मैंने झूठ बोला। इतना कहकर महेंद्र जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। तभी जज साहब ने कहा, देखिए, आपकी जज्बातों का हम कदर करते हैं। आपने जो किया समाज के हित के लिए किया, लेकिन आपने झूठ बोलकर किया। आपने अदालत का समय बर्बाद किया है। इसीलिए कानून आपको माफ़ नहीं कर सकती। आपको तो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन निखिल की पत्नी ने इन बातों को सुनकर उसने कहा कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ और यह कहकर वो वहाँ से चली गई। अपने वकील को बोल दिया कि हमारा केस आप वापस ले लीजिए। लेकिन महेंद्र जी को फिर भी 90 दिन की सज़ा हो जाती है। उन्हें 90 दिन लॉकअप में रहने की सज़ा सुनाई देती है। महेंद्र जी खुशी खुशी अपनी सज़ा को मंजूर कर लेते हैं। महेंद्र जी जब 90 दिन के बाद वापस छूट कर आते हैं तो उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनकी बहू उनसे मिलने आते हैं। लेकिन महेंद्र जी अपने बेटे और बहू के साथ रहने से मना कर देते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर अपने बनाए हुए वृद्धा आश्रम में अंतिम समय के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये कहानी नहीं, आज की युवा पीढ़ी, आज के समाज के लिए एक नई सीख है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।